वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज की जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अब, क्योंकि इसमें काफ़ी नए नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समान नागरिक संहिता, तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम पूरी जर्नी को देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि ये जो डेट है ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि जो कि कल से लागू हो चुका है, तो देखते हैं इसके बारे में। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता एक कानून है जो कि सभी धर्मों के लिए एक समान है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में बात उत्तराखंड की हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड ही है जो यूसीसी को जिसने सबसे पहले लागू किया है। तो यूसीसी सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है, यानी कि आज से सभी धर्मों के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे समान रूप से बनाए जाएंगे। ठीक है, या जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं सभी धर्मों में, उनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन, यानी कि सबसे पहले हम इसकी जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में कब बात की गई थी। तो 27 मई 2022, ठीक है, 27 मई 2022 को गठन रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को प्रस्तुत, यानी कि हाँ 27 मई 2022 को इसका गठन किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट थी 2 फरवरी 2024 को पेश की गई थी, कहाँ, विधानसभा में। ठीक है, उसके बाद 8 फरवरी 2024 को, आप बस डेट प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, तो 8 फरवरी को राज्य विधानसभा ने इसको पारित कर दिया था, अनुमोदित कर दिया था इस एक्ट को। ठीक है, यानी कि 27 फरवरी को आपका इसका गठन किया गया, 2 फरवरी को इसको पेश किया गया विधानसभा में, और 8 फरवरी को राज्य विधानसभा इसको अनुमोदित यानी कि पास करा देती है। उसके पश्चात 8 मार्च को, उसके एक महीने के बाद, ठीक है, 8 ही है, मंथ चेंज है। ठीक है, 8 मार्च 2024 को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। ठीक है, अनुमोदित कर दिया गया, मतलब इस एक्ट को पास कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 बन जाता है। ठीक है, एक एक्ट बन जाता है यूसीसी अधिनियम। तो यूसीसी अधिनियम उत्तराखंड कब बना, 12 मार्च 2024 को ये एक्ट बनकर तैयार हुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी नियमावली समिति का गठन किया गया 14 फरवरी 2024 को। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें लाई जाएंगी उसके एक इन्होंने एक समिति बनाई, जो कि कब गठित की गई, 14 फरवरी को। ठीक है, 2024 को, और इसको पेश किया गया इस रिपोर्ट को 18 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा इसे अधिसूचित कर दिया जाता है, यानी कि एक यूसीसी एक्ट बना दिया जाता है। और फाइनल रूप से यूसीसी कब से शुरू किया गया, कल से, यानी कि कल डेट क्या थी, 28 जनवरी 2025 से ये शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बात करते हैं इसकी नियमावली क्या है, यानी कि अब इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसे आप ध्यान से देखिए।
इसका दायरा व विवरण क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा। तो समान नागरिक संहिता पूरे उत्तराखंड में, यानी कि पूरे उत्तराखंड का जितना भी एरिया है वहाँ पर यह लागू किया जाएगा, कोई भी एरिया छूटा नहीं रहेगा। और बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों, मतलब उत्तराखंड से बाहर जो भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनके लिए भी यह अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, इनमें कौन लोग नहीं आएंगे, यानी कि यह किसके लिए लागू नहीं किया गया है। तो पहला है संविधान के अनुच्छेद 342 व अनुच्छेद 366 के तहत अनुसूचित जनजातियां, यानी कि इससे अछूता कौन रहेगा, अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी वर्ग के जो भी समुदाय हैं, लोग हैं, वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। और भाग XXI के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्ति, यानी कि जो ट्रांसजेंडर होंगे, ठीक है, उनके लिए भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी कि यह इनके लिए भी लागू नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि यह किन वर्गों के लिए लागू नहीं है, एक तो ST वर्ग के लिए और ट्रांसजेंडर वर्गों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से देखना कि इसके नियुक्तियां एवं कर्तव्य, यानी कि अब कि इन चीज़ों को अलग अलग जगह पे कौन देखेगा, कौन संभालेगा इन चीज़ों को। तो रजिस्ट्रार जनरल सचिव स्तर का अधिकारी होता है एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो देखिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रजिस्ट्रार होगा वो होगा SDM। नगर पालिका शहरी क्षेत्र में जो, यानी कि नगर पंचायत या नगर पालिका के क्षेत्र में जो रजिस्ट्रार होगा वो भी SDM होगा। और नगर निगम के अंतर्गत होगा नगर आयुक्त। और छावनी वाले जो एरिया होंगे उसमें देखेंगे आपके CEO। और सब रजिस्ट्रार का ग्राम पंचायत विकास अधिकारी देखेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। और नगरीय क्षेत्र शहरी क्षेत्र में, यानी कि जहाँ नगर पंचायत और नगर पालिका होती है वहाँ इसको कौन देखेगा, कार्यकारी अधिकारी। और नगर निगम के अंतर्गत कौन देखेगा, कर निरीक्षक। और छावनी क्षेत्र में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, CEO या कोई भी अधिकारी। ठीक है, यानी कि इन क्षेत्रों में ये लोग कानून अपने, मतलब इन चीज़ों को, इस अधिनियम को लागू करवाएंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रार जनरल के कार्य क्या होंगे, कि उसका काम क्या होगा। यदि रजिस्ट्रार तय समय पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा तो यह मामला ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसका क्या कार्य होगा कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसके जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सर्टिफिकेट जारी करे या फिर उसको डिक्लाइन कर दे, ये उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, और अपील्स कौन करेगा, कि अगर सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध अपील जो होगी वो 60 डे के अंदर इसका निपटारा करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास कोई काम गया है इससे रिलेटेड तो उसको 60 दिन के भीतर निपटाना आवश्यक होगा। ठीक है, और रजिस्ट्रार के मुख्य जो कर्तव्य होंगे, यानी कि सब रजिस्ट्रार के पास अगर कोई कार्यवाही जाती है तो अगर वो इस कार्यवाही को नहीं करेगा तो यह मामला आपका ऑटो फॉरवर्ड, यानी कि दूसरे के पास चला जाएगा। और यह इसका भी एक कार्य होगा कि यह पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर इनके पास कोई अपील्स आती है किसी के लिए, वो उन्हीं अधिकारी पे डिपेंड होगा, यानी कि सब रजिस्ट्रार पे डिपेंड होगा कि उसे वो सर्टिफिकेट जारी करना है या डिक्लाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृत आदेश पर आवेदक द्वारा की गई अपील का 60 डे में निपटारा करना होगा। अगर किसी आवेदक ने वहाँ पे अपील करी है किसी चीज़ के लिए तो उसे 60 दिन यानी कि 2 महीने दिए जाएंगे, 60 डे। तो उस 60 डे के अंदर उसे निपटारा करवाना अति आवश्यक होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी होगी किसके लिए,
लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहना चाहता है तो उसके लिए आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, और नियमों के उल्लंघन या विवाह हेतु कानूनन प्रतिबंधित स्थितियों में अगर उसको अगर मतलब अगर कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है, अगर वो कहीं पे अपना रजिस्ट्रार नहीं करवाता है रजिस्ट्रेशन, और कहीं पर गलत पाए जाने में उसको दंडित भी किया जा सकेगा। अगला है सब रजिस्ट्रार के कार्य क्या होंगे, कि पहले तो सारी इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इंफॉर्मेशन है कि वो सही हैं या गलत। उनकी जांच सीमा जो दी गई है, मतलब 15 दिन दी गई है, ठीक है। अगर तात्काल होगा तो 3 दिन, और नॉर्मली 15 दिन के अंदर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी करनी होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट पेश कराए गए हैं, सर्टिफिकेट, वो सही हैं या नहीं। आवेदक से 5 दिन के अंदर या तात्काल में 24 घंटे कोई भी जानकारी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। सब रजिस्ट्रार कभी भी 5 दिन के अंदर, अगर अर्जेंट पड़े तो 24 घंटे के अंदर वो कोई भी डिटेल्स ले सकते हैं आवेदक से, ठीक है। अस्वीकृति का आधार क्या होगा, अगर सब रजिस्ट्रार को किसी डॉक्यूमेंट को डिक्लाइन कराना हो तो उसके लिए क्या बेस होगा। अवैध विवाह, यानी कि उम्र कम होगी, या पहले ही पूर्व विवाह विद्यमान, मतलब कि उसकी पहले से कोई शादी हो लेकिन उसके बारे में किसी को पता ना हो। प्रतिबंधित संबंध, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप, मतलब जाली भ्रामक दस्तावेज या कोई भी फेक दस्तावेज उसने डॉक्यूमेंट जारी किए हो, तो या अगर किसी चीज़ की उनने समय पे टाइम पे जानकारी ना दी हो तो वो क्या कर सकता है, डिक्लाइन करा सकता है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को। जुर्माना या पुलिस सूचना, समय पर मेमोरेंडम या आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, पुलिस को सूचना, विवाह जानकारी सत्यापित होने पर सूचना माता पिता अभिभावकों को देना, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो टाइम पे करवाना होगा। अगर वो चीज़ का नहीं किया है तो फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगला है जो आवेदक हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे। अगर कोई किसी चीज़ के लिए कोई भी आवेदक अपना आवेदन कर रहा है इस पोर्टल पर, तो उसके क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है। तो समय पर आवेदन जमा करना, दस्तावेज नियत समय सीमा में जमा करने होंगे, और विलंब होने पर लेट फीस भी दी जाएगी। अगर आप मान लो अपना जो मैरिज है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं अपने विवाह को, तो उसको तय सीमा के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो 6 महीने का टाइम दिया है, तो उसके अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप लेट करवाते हैं तो उसके लिए लेट फी या फिर जुर्माना आपको जमा भी करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल की मांग पर निर्धारित समय में जानकारी देना। और कभी भी आपको कोई भी जानकारी मांगे, जैसे रजिस्ट्रार मांगे या सब रजिस्ट्रार मांगे या रजिस्ट्रार जनरल मांगे, कोई भी डिटेल समय कभी भी मांगे तो वो आपको देना कंपलसरी होगा। जानकारी अपडेट करना, जानकारी में परिवर्तन होने पर ऑनलाइन अपडेट करना, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी कहीं पे चेंज हो रही है, कोई भी डेट वगैरह चेंज हो रही है, तो वो भी आपको ऑनलाइन अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इसके बाद है विवाह विच्छेद या विवाह की अकृतता का पंजीकरण, यानी कि विवाह का पंजीकरण कैसे होगा। तो 26 मार्च 2000 से संहिता लागू होने की तिथि के बीच विवाह, यानी कि 26 मार्च 2010 से जितनी भी शादियां हुई हैं कल की डेट तक, संहिता कल से लागू हुई थी, तो इनके बीच 10 से 2025 के बीच जितनी भी शादियां हुई हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा प्रारंभ तिथि से 6 महीने के भीतर, ठीक है। यानी कि कल से अगर शुरू हुआ है तो आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप करवाते हैं तो आपको लेट फीस या फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है। संहिता के लागू होने की तिथि के बाद विवाह,
अगर कल से जितनी भी शादियां होंगी, ठीक है, कल की डेट से, जब से ये संहिता यूसीसी शुरू हुई है, लागू हुई है उत्तराखंड में, कल से जितने भी विवाह होंगे, मैरिज होंगे, तो उनको 60 दिन के भीतर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। संहिता के लागू होने की तिथि के बाद विवाह विच्छेद, विवाह की अकृतता का फाइनल हो जाना, डिक्री के फाइनल होने की स्थिति से 60 दिन के भीतर इसको भी पंजीकरण करवाना आपका कंपलसरी होगा। चौथा है पहले से किसी कानून के तहत पंजीकृत विवाह। अगर इससे पहले कोई कानून था, उसके अंडर अगर विवाह है तो उसको हम कैसे पंजीकृत करेंगे? इसका कोई दोबारा पंजीकरण नहीं होगा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट लिया जाएगा आपसे, ठीक है, प्रारंभ तिथि से 6 महीने के भीतर। मतलब खाली आपसे एक्नॉलेजमेंट मांगेंगे, लेकिन इसका कोई पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 2010 से पहले जितनी भी शादियां हुई हैं उनका कोई पंजीकरण नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे विवाह पंजीकरण व अभिस्वीकृति, यानी कि विवाह का पंजीकरण करने के लिए क्या क्या आपको जानकारी चाहिए होगी। तो आवेदन में अनिवार्य जानकारी आपकी रहेगी, पहले तो नाम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल या डेट, और समारोह का प्रकार, गवाह भी चाहिए होंगे, और पिछली वैवाहिक दस्तावेज, यानी कि अगर आप इससे पहले किसी रिलेशनशिप में थे तो उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, या अगर आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में थे उसके भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसकी जो प्रक्रिया रहेगी, आधार लॉगिन होगा, दस्तावेज अपलोड करना है, ऑफलाइन फॉर्म प्लस एक दस्तावेज सब रजिस्ट्रार को आपको जमा करना पड़ेगा। फीस व लेट फीस, समय पर आवेदन सामान्य फीस, विलंब पर लेट फीस। अगर आप समय पर आवेदन कर लेते हैं तो नॉर्मल जो उसकी फ़ीस होती है वो ही लगेगा, लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो इसके लिए लेट फीस आपको पे करना पड़ेगा। तात्काल सेवा 3 दिन में निपटान के लिए अतिरिक्त शुल्क, अगर आपको जल्दी चाहिए कोई डॉक्यूमेंट तो उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब ली जाएगी। अब है पॉलीगनी, बहुपत्नी विवाह। यह प्रावधान सिर्फ पहले से मौजूद बहुपत्नी शादियों के लिए लागू होगा, ओनली एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके बाद आएगा वसीयत आधारित उत्तराधिकार, ठीक है। वसीयत व कॉसिडिल का ऑनलाइन पंजीकरण टेस्टेटर स्वयं या किसी अधिकृत एजेंसी की मदद से कर सकता है, ठीक है। 3 तरह के हैं इसके, पोर्टल पर फॉर्म भरना पड़ेगा, हस्तलिखित टाइप्स वसीयत अपलोड करना पड़ेगा, 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वसीयत मतलब कि अगर आप अपनी जो वसीयत है, अपनी संपत्ति है, अपनी फैमिली में अपने माता पिता, अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिसको भी दे सकते हैं, ठीक है, आपको ये अधिकार होगा। फिर है सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि इसमें पंजीकरण कैसे करेंगे? तो संहिता के लागू होने से पहले स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने, यानी कि जब से ये शुरू हुआ है यूसीसी इस डेट से, उसके बाद अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा प्रारंभ तिथि से 1 महीने के भीतर, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। संहिता के लागू होने के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। अच्छा, अगर पहले थे अगर यूसीसी लागू होने से पहले अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उसका आपको 1 महीने के भीतर करवाना होगा प्रारंभ तिथि से। अगर उसके बाद अगर लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं तो उसमें
जो प्रवेश की तिथि है वो 1 महीने के भीतर, यानी कि दोनों का आपको 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। इसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स के जांचे जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब अगर आपको इसको नहीं रहना चाहते हैं, अब लिव इन रिलेशनशिप में समाप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक या दोनों साथी ऑनलाइन ऑफलाइन लिव इन संबंध समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको अगर आप नहीं रहना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। यदि एक ही साथी आवेदन करे तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी की पुष्टि करके ही इसे स्वीकार करेगा। यानी कि अगर दोनों में से एक आवेदक कर रहा है तो दूसरे की भी वो पुष्टि करके ही उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यदि इस लिव इन रिलेशनशिप में जो भी महिला है वो गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को उसको सूचना देना कंपलसरी होगा और बच्चे के जन्म पर 30 दिन में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके प्रावधान क्या क्या रहेंगे। पंजीकरण के आंकड़े सभी को उपलब्ध कराना, निजी विवरण केवल सहमति से ही साझा हो सकेगी। पहली बार झूठी शिकायत पर चेतावनी, अगर आप पहली बार झूठी शिकायत करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना या दंड की वसूली 45 दिन में भुगतान अनिवार्य, ठीक है। लिव इन प्रमाण पत्र होने पर मकान मालिक शादी नहीं हुई कहकर इनकार कर सकता है। अब यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्य योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल नागरिकों एवं अधिकारियों के लिए विकसित होगा। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी को ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में नामित किया जाएगा। सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिलों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाएंगे 9/1/2025 से 20/1/2025 तक सभी विकास खंडों में। सहायता और तकनीकी परामर्श हेतु आईटीडीए में हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। विधिक प्रश्नों के समाधान हेतु अभियोजन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त। सभी तैयारी जांचने के लिए 21 जनवरी को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन। नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए शॉर्ट वीडियो एवं बुकलेट तैयार किए गए हैं। तो यूसीसी के बारे में आपको अब पता लग गया होगा कि क्या इसमें नए बदलाव आए हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे और बताऊंगी कि जैसे और क्या चीज़ें हैं। जैसे तो सबसे पहले अब मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। नंबर 1 है शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अब आप कुछ पॉइंट को नोट करना कि सभी जो विवाह होंगे उनके रजिस्ट्रेशन करने आपके अनिवार्य हैं। 27 मार्च, ये आपको मैंने बता दिया था कि जो 27 मार्च 2010 से के बाद जो विवाह हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर करना होगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो माता अपने पेरेंट्स की अनुमति से ही रहेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रार के सामने इस रिलेशनशिप की घोषणा करनी होगी। और अगर इस रिलेशनशिप में अगर आपका बच्चा होता है तो उसको भी वैध माना जाएगा, ठीक है। लिव इन से संबंधित किसी नियम का उल्लंघन करने पे अगर आप कहीं पर रजिस्टर नहीं करवाते हैं इस रिलेशनशिप का तो इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। संपत्ति में समान अधिकार, यानी बेटा और बेटी संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। लिव इन रिलेशन या अन्य प्रकार के रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को भी समान अधिकार मिलेगा, ठीक है।
और माता पिता को भी जो बच्चों की संपत्ति होगी तो उसमें भी उनको समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहु विवाह और हलाला पर रोक। इस्लाम में जो प्रचलित हलाला और बहु विवाह की प्रथा है उसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि इस्लाम में हलाला प्रथा है, यानी कि अगर कोई लेडी है जिसका तलाक हो चुका है, ठीक है, अगर उसके बाद इन फ्यूचर वो पहले पति के साथ आना, मतलब जिससे तलाक हुआ था उससे फिर शादी करना चाहती है, तो उसके लिए पहले उसे दूसरे शादी करके किसी अन्य व्यक्ति से एक बार शादी करके फिर उससे तलाक लेके फिर वो अपने पहले वाले जो पति है उसके साथ जा सकती है, शादी कर सकती है। तो ये जो हलाला प्रथा है इस पर भी रोक लगाई गई है। और बहुविवाह यानी कि एक व्यक्ति एक के अलावा अगर मतलब एक तो कर सकता है वो, लेकिन उससे ज़्यादा 3 या 4 नहीं कर सकता। बहुविवाह प्रथा पर भी रोक लगाई गई है। और शादी की न्यूनतम आयु 18, लड़कियों की है 18 और लड़कों की है 21 वर्ष। और मुस्लिम समुदाय भी इस नियम के अंतर आएंगे। वसीयत का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है, ठीक है। अगर वो अपनी संपत्ति किसी को देना चाहता है, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों की किसी को भी देना चाहते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो वो उसकी वसीयत खुद कर सकता है, ठीक है। और यह भी सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी आपको अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है। बच्चों को गोद लेने का नियम। दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा, ठीक है। अब अपने धर्म के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। मैंने बताया था जैसे कि एसटी वर्ग के जो लोग हैं इनको इस कानून से बाहर रखा गया है, ताकि उनके जितने भी संस्कृति है, उनके रीति रिवाज है, परंपरा है, उनका संरक्षण किया जा सके, ऑब्जर्वेशन किया जा सके। अगला है विवाह और लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ucc.uk.gov.in पर किया जा सकता है। यानी कि आप अपना विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन किस साइट पे कर सकते हैं, ucc.uk.gov.in पर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो पॉइंट आपको कहीं पे समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।